इस योग की क्रिया में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये पूरा योग की जो क्रिया है ये खुद से खुद को पहचानने की है। खुद से खुद को पहचानने की है। आप कहेंगे कि क्या हमें दूसरों की लाइफ भी बदलनी चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दूसरों की जिंदगी जरूर बदलिए। दूसरों के चेहरे पे स्माइल जरूर लाइए। जो लोग भटके हुए हैं, गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं, उनको उठाइए। इस योगा सेशन से ज्वाइन कराइए ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सकें एंड दे विल बी रियली थैंकफुल टू यू फॉर देयर लाइफ। लेकिन उसके पहले खुद महसूस करना ज्यादा जरूरी है। तो कुछ लाइनें मैं कहूंगा कि खुद खुद की खुद से पहचान करना है जरूरी। खुद की खुद से पहचान करना है जरूरी। अब पीछे ना मुड़, क्योंकि अब आपको रास्ता पता लग गया है। तो अब पीछे ना मुड़, आगे बढ़ना है जरूरी। और दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए जीना नहीं है गलत, पर खुद को भी तो जिंदा रखना है जरूरी। तो पहले खुद को जिंदा रखना है, खुद को महसूस कराना है। और जब आपको लगे कि वास्तव में यहाँ हर रोज मिराकल्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरे को बताएं। सो दिस कंप्लीट सेशन इज अबाउट स्टोमक एंड आई रिवाइवल। हमारी जो हालत है कुछ इस हनी में गिरे हुए हनी बी की तरह है। अभी तो नहीं, जब आप इस सेशन से ज्वाइन नहीं किए थे और जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एग्जैक्टली हमें अपने लाइफ को किस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए। जब आप अपने लाइफ के डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप कभी इस तरह से, इस मक्खी की तरह हनी में गिरेंगे नहीं। क्योंकि लाइफ जो है ना, वो एक हनी की तरह है, मधु की तरह है, जो हमेशा आपको एंजॉय करने के लिए कहती है। अच्छा खाना, खूब चादर तान के सोना, अच्छी चीजें एंजॉय करना। तो ये जो मक्खी है, जब ये मध के ऊपर जाती है तो पहले तो किनारे किनारे पे चाटती है और ये जानने की कोशिश करती है कि कितना मजा आ रहा है। और धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है और फिर थोड़ा वो और अंदर जाती है तो थोड़ा और मजा आता है। तो थोड़ा और अंदर जाती है तो उसके दोनों पंख जो है वो हनी में डूब जाते हैं। और तब वो चाहती है कि अब पेट भर गया तो अब उड़ लेते हैं, लेकिन अब चूंकि पंख जो है वो हनी में डूब चुके हैं, तो अब पंख फड़फड़ा नहीं सकती है। लाख प्रयास करती है फिर भी वो उसमें डूब जाती है। एंड दैट इज द एंड ऑफ हनी बीज लाइफ। और उसके बाद आप जाएंगे और हनी में देखेंगे कि मक्खी बड़ी है, तो या तो आप उस हनी को फेंक देंगे या फिर आप उस हनी को निकाल करके, या तो आप मक्खी चूस होंगे तो आप उसको निचोड़ देंगे या फिर आप फेंक देंगे। तो आपने इस मक्खी को इसलिए फेंक दिया कि अब ये मक्खी मर चुकी है, किसी काम की नहीं। तो हमारे लिए भी जो ऊपर वाला है ना, जब हम इस तरह से बिगड़ते चले जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कचड़ा में डालते जाते हैं, खराब करते जाते हैं, बैड लाइफस्टाइल सीखते जाते हैं, तो एक दिन इतने बीमार पड़ते हैं कि पूरे शरीर बीमारियों से भर जाता है। टॉप टू बॉटम कुछ न कुछ बीमारियां। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरेगा जिस दिन आप बीमार नहीं हो। एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, तीसरा गया चौथा आया। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आप इस मक्खी की तरह हनी में डूब चुके हैं। और फिर ऊपर वाला जो है, जिसने आपको बनाया है, वो कहता है कि यार ये कैसा इंसान है, इसको दिमाग भी दिया, जानवरों से बेहतर दिमाग दिया, मक्खी से बेहतर दिमाग दिया, हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी ये हनी के अंदर गिर के मरा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है। तो अब इसको उठा के फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है। एंड दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। तो सबसे जरूरी है इंफॉर्मेशन ग्रेन करना, इंफॉर्मेशन जानना। और जो मैं कह रहा हूं, जहां भी आपको कोई डाउट है, आप उसको नोट कर लें कि सर जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उसको रीचेक करें। आपके पास गूगल है, इंफॉर्मेशन तमाम भरे पड़े हैं। बस उन इंफॉर्मेशन में से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो आपके हेल्थ के लिए है, वही मैं आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूं। और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूं जो इंटरनेट पे नहीं है। इंटरनेट पूरा इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है।
वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, बस राइट इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे पहले हम आप जानेंगे एनाटॉमी ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। हमें पता ही नहीं है कि हम हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम कैसे करता है, तो हम उसकी केयर कैसे करेंगे। अगर एक गाड़ी का मैकेनिक को पता ही नहीं है कि उस गाड़ी के अंदर फ्यूल फिल्टर कहाँ पे है, एयर फिल्टर कहाँ पे है, कार्बोरेटर कहाँ पे है, तो वो सर्विस कैसे करेगा। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, तो इस डाइजेशन सिस्टम में जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं, हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा छोड़ते हैं। कुछ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ नीचे होते हैं, कुछ यहाँ चिक्स में होते हैं और कुछ दूसरी तरफ चिक में होते हैं, जिनका काम है सलाइवा को सिक्रीट करना। आप देखेंगे कि करीब 1 घंटे में 4 से 5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह से सिक्रीट होता है, और वो सलाइवा ना निकले तो पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो ऊपर वाले ने एक एक चीज इतनी बढ़िया से बनाई है, सवार के बनाया है कि आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि क्या सिस्टम है, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। फर्स्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर माउथ। तो जब पहला डाइजेशन मुंह में होगा तो क्या जरूरी है कि मुंह में ज्यादा देर तक खाना रहे, ताकि मुंह में ज्यादा देर डाइजेशन हो सके। तो जब आप मुंह में खाना डालें तो उसे चबाने की कोशिश करें। चबाएंगे तो सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा और उसका बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा। तो खाने को पानी की तरह निगलना है, तब तक चबाना है जब तक वो अच्छे तरीके से छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। कुछ लोग की आदत होती है 2 मिनट में खाना खा के भागना है, 5 मिनट में। अरे ऐसी कोई लाइफ है? बेकार है ऐसी लाइफ पे जो आपको खाना खाने भी नहीं देती है। यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आपको 5 मिनट में खाना खा के भागना होता है, तो वहां पे आपको सुधरने की जरूरत है। यार पूरी जिंदगी खाने पे ही टिकी हुई है, वही आपकी फ्यूल है। फ्यूल ही आप ठीक से नहीं डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम थक जाती हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें सर दर्द होने लगता है। तो आज से आप ट्राई करेंगे खाने को चबाने का, चाहे वो चावल हो, चाहे वो हलवा हो। हलवा को भी टेस्ट कीजिए ना, जितना देर मुंह में रहेगा उतना टेस्ट आएगा। टेस्ट के लिए तो लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन जब खाने के बाद आती जल्दी से निगल लो, निगलने के बाद क्या टेस्ट है? सारा टेस्ट खत्म है वो तो। क्योंकि जो हमारा टंग है वही तो टेस्ट देता है। तो उस पर रखिए खाने को, थोड़ा सा टेस्ट जीभ को एंजॉय करने दीजिए। और जब आपको लगे कि अब वो पानी बन चुका है, चावल खाते हैं खासकर तो लोग निगल लेते हैं चावल सीधे। थोड़ा थोड़ा चावल खाइए, छोटे छोटे बाइट्स खाइए और उसको चबाइए, एंजॉय कीजिए टेस्ट को। 10 मिनट 15 मिनट खाने में लगाइए। ब्रेकफास्ट है तो कम से कम 7 से 8 मिनट 10 मिनट खाइए। तो पहले तो इस हैबिट को सुधारना है, अगर आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारना है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको एपिग्लॉटिस दिखेगा। आगे मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एपिग्लॉटिस यहाँ पे है, फारिंग्स है, और ये वाली हमारी जो लाइन है, फूड की लाइन, जो कि करीब 10 से 12 इंच की होती है, डिपेंड्स अपॉन योर हाइट। इसे हम कहते हैं स्फॉगस। तो ये सब चीजें आप नोट करते चलें, आप दूसरे को भी बताने में आपको बहुत मजा आएगा और खुद की जानकारी के लिए भी अच्छा रहेगा। ये सारे इमेजेस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप नोट करेंगे तो वो आप अपना बना लेंगे। गूगल पे है तो गूगल का है, सुंदर पिचाई का है, आप लिख लेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन जो है ये सीधे आपके पेट में जाती है। ये आपका पेट रहा, स्टमक। इसी में आपका खाना, इसी में आपका पानी, सब कुछ जाता है। इस पेट के अंदर पहले से कुछ एसिड रहते हैं। जैसे ही आपका खाना पेट में जाता है, वो एसिड काम करना शुरू कर देते हैं। एसिड जो है खाने में मिक्स हो जाते हैं, उसको गलाते हैं, ग्राइंड करते हैं, और उसके बाद इसे डिओडेनम में भेज देते हैं। स्टमक में आने के बाद स्टमक भी आगे ज्वाइन होगा। किससे ज्वाइन होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन होगा। तो ये जो ज्वाइंट है इसे हम डिओडेनम कहते हैं। डिओडेनम, जहां पे ये पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इतने तरह का जो आपका दिख रहा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा एरिया जो कि करीब
आपके एज के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से बढ़ता रहता है। 20 फीट से लेके 35 फीट तक इसकी लंबाई होती है। आप इसको खोलेंगे तो ये करीब 35 फीट तक लंबा जाएगा। इतनी लंबी हमारी डाइजेशन सिस्टम की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब क्योंकि स्मॉल इसलिए कहते हैं कि पतली होती है, और जो हमारी बड़ी वाली इंटेस्टाइन है वो चौड़ी होती है, हालांकि छोटी होती है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ट्रेवल करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे और भी दरवाजे होते हैं, जैसे कि पैनक्रियास और आपका लीवर। ये सारे बीच में जूसेस छोड़ते हैं, एसिड छोड़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से पाचन क्रिया हो सके। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आगे जाकर के आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे जब हमारा खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सब डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, और बॉडी उसको प्रोसेस में लाना शुरू कर देता है। तो ये काम होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे खाने को पूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी फाइनल जो भी ग्लूकोज वगैरह बचा होता है वो स्टार्टिंग में डाइजेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे आते आते जो खाना है आपका पूप बन चुका होता है। और सबसे ज्यादा गंदगी जो होती है इस पार्ट में हमारी इकट्ठी होती है, स्टोर होती है। लास्ट में रेक्टम हमारा स्टोर हाउस है, जिसमें कि पूप को इकट्ठा होना है। 3 से 4 घंटे में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको खुलती है और पूप को इधर पुश करती है। अगर इसमें कोई जंक नहीं है तो, अगर ये सूखा हुआ है तो पूप आपका बाहर आएगा ही नहीं, यहाँ पे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। क्यों सूख जाता है? क्योंकि कभी हमें लैट्रिन लगी है और हम नहीं गए, तो क्या होगा, यहाँ पे सड़ता रहेगा, सूखता रहेगा, सड़ता रहेगा, सूखता रहेगा, और ये इसमें चिपक जाएगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप जब आप संजीवनी क्रिया करेंगे, एनिमा करेंगे, तो ये वाला पार्ट हम क्लीन कर लेते हैं। और जब आप ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो पानी अंदर की तरफ भी ट्रेवल करता है और पूरे कोलन को, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए। पानी थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, 200 ml भी चलेगा, लेकिन उसे ट्रेवल करने दें, पूरे कोलन तक जाने दें, ताकि अंदर की सारी सफाई हो सके। अब ये वाला जो पार्ट है पूरे डाइजेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ये केवल लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके 80% रोगों के लिए जिम्मेदार है। पेट के 80% समस्याएं इसी पार्ट से होती हैं, क्योंकि जितने बैक्टीरिया हैं सब यहीं पे हैं। जब यहाँ पे खाना के सड़ेगा, पूप सड़ेगा, तो बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, गैस बनेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और तमाम तरह की समस्याएं होगी। इसके अलावा आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर एक लीवर नाम की चीज होती है, जो कि काफी वाइटल ऑर्गन है। ये आपके ग्लूकोज और शुगर को कंट्रोल करती है, और साथ में सबसे बड़ा इसका जो रोल है वो बाइल्स प्रोड्यूस करना है। बाइल्स को प्रोड्यूस करती है, और ये गॉल ब्लेडर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, छोटा सा ऑर्गन, इसमें उसको स्टोर करती है। ये स्टोर हाउस है, गॉल ब्लेडर हमारा स्टोर हाउस है। अब ये जो गॉल ब्लेडर प्रॉपरली यूज नहीं होगा, इसमें जो एसिड्स आए हैं वो पेट के अंदर ठीक तरीके से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पेट में आपने कचरा डाल रखा है। तो क्या होगा, ये एसिड धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर स्टोन। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि भाई एक काम करो, गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देते हैं, आपका जो शरीर है वो चलता रहेगा। लेकिन आप समझिए कि जिस गॉल ब्लैडर के अंदर आपकी एसिड स्टोर हो रही है, पेट में एसिड नहीं जाएगा तो खाना कितना पचेगा और कैसे पचेगा। फिर आपको तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, और फिर जिंदगी जो है वो हॉरिबल हो जाती है। इसके अंदर एक और पैनक्रियाज भी है, जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एक एक करके हम फंक्शन देखेंगे। माउथ हमारा फर्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि खाना पचाना शुरू करता है। यहाँ से आपका खाना अंदर जाता है, पीसेस में ब्रेक होता है, और डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको प्रयास करना है कि मैक्सिमम सलाइवा आपके खाने में मिक्स हो। हलवा खा रहे हैं तो हलवा को एंजॉय कीजिए, चलाते रहिए मुंह, चाहे उसमें तोड़ने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन सलाइवा को मिक्स करना बहुत जरूरी है। जितना मिक्स करेंगे उतना ही आराम से आप
पेट में डाल सकते हैं। जूस पीते हैं, जूस में थोड़ा सा मुंह में डालिए, कुल्ला जैसा कीजिए इस तरह से, ताकि सलाइवा उसमें मिक्स हो जाए, फिर धीरे से अंदर डालिए। तो आराम आराम से पीना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। यही तो है खुद से खुद को जोड़ना, खुद के लिए टाइम देना, खाने के लिए टाइम देना, सांस लेने के लिए समय देना, योग करने के लिए समय देना। तो अपने आप को लव करना शुरू कीजिए, चीजें अपने आप आपकी सही होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा हमारे खाने की नली है, एस्फोगस है, जो कि खाने को मुंह से पेट की ओर लेके जाती है। ये रास्ता है, पेट में जाते ही हमारा खाना जो है वो ब्रेक होने लगता है, इसमें एसिड मिक्स हो जाता है। उसके बाद लीवर यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस करता है और हमारे जो फैट है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को भी निकालता है, ये सबसे मेन फंक्शन है लीवर का। जब लीवर खराब हो जाता है तो आप देखेंगे ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जिसकी लीवर खराब है, जिसको लीवर इन्फेक्शन है, या फिर लीवर का कोलेस्ट्रॉल है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए हैं, तो उनके शरीर में टॉक्सिन अचानक से बढ़ने लगता है और पूरा बॉडी बीमार पड़ जाता है। अगर पूरा बॉडी बीमार है, इसका मतलब आपका लीवर जो है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर आपका लीवर खराब है तो आपका फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आपने घी खाया, तेल खाया, फ्राई खाया, ये सब क्या है? फैट है। फैट आपने खा लिया, लीवर काम कर ही नहीं रहा है, तो फैट क्या होगा? इकट्ठा होगा। कहाँ इकट्ठा होगा? आपके जो स्किन है, डर्मिस, अपर स्किन, और एपिडर्मिस, लोअर स्किन, उसके बीच में वो जाके इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपकी स्किन जो है वो मोटी हो जाएगी। मोटी हो जाएगी तब वहां पे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी जो नसें हैं, नसों में से ब्रांचेस निकलेंगे और वहां पे जाके अपना कॉलोनी बसाएंगे, ताकि वहां पे भी ब्लड फ्लो पहुंच सके। तो आपने 1 इंच भी फैट बॉडी में बढ़ा लिया है, तो उसके हिसाब से आपके हार्ट को 10% ज्यादा पंप करना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा पंप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने फैट बढ़ा लिया है। वजन आपका 50 होना चाहिए, आपने 60 करके रखा हुआ है, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब बीपी हाई। तो हाई बीपी की शुरुआत कहां से होती है? फैट से होती है। सब आपस में लिंक है एक दूसरे से। तो फैट कम मतलब आधी समस्याएं सॉल्व हो गई आपकी। हार्ट जो है उसका लोड कम हो गया, घुटनों का लोड कम हो गया, आपका खुद का बॉडी का लोड कम हो गया। ठीक है। सो द लीवर मेंटेन्स द हेल्दी ब्लड शुगर लेवल ऑल्सो। आगे गॉल ब्लैडर है हमारा, जो कि लीवर ने जो बाइल प्रोड्यूस की है, जो एसिड प्रोड्यूस किया है, उसे स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी जरूरत होती है उतने बाइल को छोड़ता है खाने के हिसाब से। क्या खाना आपने डाला है, तो एक सेंसर भी है। अगर आपने ग्रेन्स डाला है तो थोड़ी ज्यादा बाइल छोड़ेगा, फ्रूट्स डाला है तो बिल्कुल कम छोड़ेगा, पानी डाला है तो नहीं छोड़ेगा। तो बहुत ही शानदार बॉडी ऑर्गन है ये गॉल ब्लैडर। होता है बहुत छोटा है लेकिन खोटा है बहुत। अगला हमारा पैनक्रियाज है, विच मेक्स द एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन। ये जो पैनक्रियाज है ये सीधे किससे कनेक्टेड है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो ये भी हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों के डायबिटीज बढ़ जाती है, तो हम ये मानते हैं कि या तो उनका पैनक्रियाज खराब है या उनका लीवर खराब है, दोनों में से कोई एक फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगला हमारा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करीब 30 से 35 फीट की लंबाई तक हमारा खाना धीरे 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 ट्रेवल करता है। ये एक सड़क है, अगर ये सड़क साफ नहीं है तो आपकी गाड़ी बीच में रुक जाएगी, खाना सड़ने लगेगा और आपके पेट में इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गर्ड, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो आपके सारे खाने से विटामिन और मिनरल निकाल लेता है और वेस्ट को बाहर करता है। बहुत ही शानदार बॉडी ऑर्गन है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर बॉडी, वाटर, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज पास्ड ऑन टू द कॉलन। जितना बच गया वो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आप खाना मुंह में डाल रहे हैं उससे आपका बॉडी जो है वो बनने वाला है, वही आपका फ्यूल है। अगर अच्छा खाना डाला है आपने तो पूरे बॉडी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छे मिनरल्स, अच्छे विटामिन ट्रेवल करेंगे, आपके ब्लड में ट्रेवल करेंगे और आपका शरीर जो है वो खुश रहेगा। लेकिन कुछ गलत डाला
तो वही आपका थॉट प्रोसेस बनाएगा, वही आपका खून बनाएगा, वही आपका वीर्य बनाएगा। पूरा बॉडी जो है आपके खाने पे ही चलता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है जिसे हम कॉलन भी कहते हैं, ये लास्ट में सारे वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसमें से सॉल्ट, मिनरल्स सब अलग कर लेता है, और वेस्ट जो बचता है सॉलिड टूल, वो बाहर करने के लिए रेक्टम में डाल देता है, जो हमारा 9th बॉडी ऑर्गन है, रेक्टम। तो ये स्टोर हाउस है, ये कचरा घर है जिसमें कि कचरा हमने स्टोर कर रखा है। अब कचरे को साफ नहीं करेंगे तो ये कचरा इसमें सड़ता रहेगा, और इसमें आप देखेंगे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, और फिर जब आप गैस बाहर निकालेंगे तो बहुत गंदी सी बदबू आएगी। वो इंडिकेट करता है कि आपका स्टोर हाउस बहुत गंदा है, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। लास्ट इज योर एनएस विच इज द ओपनिंग फॉर द स्टूल। तो ये पूरे हमारे बॉडी के अंदर 10 ऑर्गन्स हैं जो कि पूरे सिस्टम को काम करते हैं। तो आइए अब वन बाय वन इन सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1, माउथ। माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन है। जैसे ही आप फूड का पहला बाइट अपने माउथ में डालते हैं, डाइजेशन उसी वक्त से शुरू हो जाती है। माउथ को ओरल या बकल कैविटी भी कहा जाता है, और इसमें 3 पार्ट्स शामिल हैं, जिनमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स शामिल हैं। ये पार्ट्स फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। टंग यानी कि ज़ुबान एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ज़ुबान फूड को रोल करने और निगलने में भी मदद करती है, जबकि टीथ फूड की ग्राइंडिंग और क्रशिंग करके फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। माउथ में मौजूद तीसरा अहम पार्ट सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जो पेयर की फॉर्म में हमारे ईयर्स के फ्रंट पे ज़ुबान के नीचे और लोअर जा के करीब मौजूद होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि उसको चबाना और निगलना आसान हो सके। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसमें 2 खास एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनमें अमाइलेज और लाइसोजाइम शामिल हैं। अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का काम करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम्स फूड में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई को किल करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ग्रो नहीं कर सकते और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि सलाइवा हमारी ओरल हाइजीन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 24 घंटों में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माउथ में फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलस कहते हैं। नंबर 2, फेरिंक्स। बोलस हमारे माउथ से पास होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड ऑर्गन यानी कि फेरिंक्स में इंटर हो जाता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने पॉज किया हुआ है। अभी देखिए, जो खाना आपने डाला है, ये खाना जो है फंसा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वाल्व है। ये वाल्व का नाम है एपिग्लॉटिस। जैसे ही हम खाना डालते हैं, ये एपिग्लॉटिस इसको सेंस कर लेता है, और जैसे ही खाना इसे प्रेस करता है, ये आगे सांस की नली को बंद कर देता है। आगे वाली नली हमारी सांस की नली है, और पीछे वाली हमारी नली है जो एस्फोगस है, फूड नली है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही खाना डाला, ये वाल्व जो है वो आपका बंद हो गया, और ये आपके जो सांस की नली है उसमें खाना नहीं जाएगा। सो ब्यूटीफुल। लेट्स मूव अहेड। आपस में कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है। ये एक ऐसा पैसेज है जिससे फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। नंबर 3, ईसोफेगस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस फेरिंक्स से पास होकर ईसोफेगस में इंटर हो जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, और ये 25 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा एक मस्कुलर पैसेज है, जिसके एक एंड पर फेरिंक्स और दूसरे एंड पर स्टोमक कनेक्ट हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पाइप के साथ ही विंड पाइप भी मौजूद होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे माउथ से होकर विंड पाइप से गुजरकर लंग्स में चली जाती है। इसके बरक्स फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए विंड पाइप की ओपनिंग पर एक कवर मौजूद होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। फूड स्वेलो करने के दौरान ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर करता है
और टंग बोलस को पुश करके फूड पाइप में इंटर कर देती है। ये फूड इसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इसोफेगस के एंड पर एक मस्कुलर वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक के ओके, ये जो स्फिंक्टर है, ये जब काम करना बंद कर देता है तब आपको बेल्चिंग होती है। बेल्चिंग कब होगी? जब आपका स्फिंक्टर काम करना बंद कर देगा। अदरवाइज ये एक ऐसा वाल्व है कि ये वन वे है, ऊपर से खाना तो बाहर जाएगा, लेकिन अब अंदर से बाहर आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुलेगा नहीं, खुलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपको उल्टी नहीं आती है, अदरवाइज हर बार उल्टी आ जाए तो ये वाल्व बंद हो जाता है। लेकिन पेट में अगर जरूरत से ज्यादा एसिड पैदा हो, पेट उसको बियर ना कर पाए, तो ये वाल्व जो है वो लूज हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसलिए आपको बेल्चिंग बहुत ज्यादा आती है। तो ये एक इंडिकेशन है, अगर आपको बेल्चिंग बहुत आ रही है तो आपका स्फिंक्टर जो है वो लूज हो चुका है। चलिए आगे। के अंदर कंप्लीटली इंटर हो जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है और लिक्विड्स और सॉलिड फूड को वापस मुंह की तरफ आने से रोकता है। अगर यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस रिवर्स में शुरू हो जाए तो उसे एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। इसकी वजह आप देखेंगे कि जैसे ही खाना आपके पेट में गया, पेट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन इस तरह से होता है। इस वजह से खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो अगर आप स्फिंक्टर खराब है तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा, डकारें आएंगी, बेल्चिंग आएंगी, उल्टियां आएंगी। दिस इज क्वाइट नेचुरल। से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। नंबर 4, स्टमक। स्टमक एक सैक लाइक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो डायफ्राम के नीचे और एब्डोमेन में अपर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। स्टमक के नीचे लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे पैंक्रियास का नाम दिया गया है। स्टमक के सामने लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर के नीचे और एब्डोमेन में राइट साइड पर एक पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं। स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस को टेम्पररीली होल्ड करता है और उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है ताकि ये फूड ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और इससे एनर्जी जनरेट हो। इसोफेगस और स्टमक की इनर वॉल्स पर एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टमक में इस मेम्ब्रेन का नाम गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है और इसमें प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रिक म्यूकस न सिर्फ फूड की ल्यूब्रिकेशन और ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होता है बल्कि इसके साथ साथ स्टमक की इनर लाइनिंग्स को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सिक्रीशन के अलावा मुख्तलिफ गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में अहम रोल अदा करते हैं। एक दिन में तकरीबन 1.2 से 1.5 लीटर तक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में बहुत से कंपोनेंट्स शामिल हैं जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एक खास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस की पीएच हाईली एसिडिक होती है। इन गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से और स्टमक की चर्निंग एक्शन की वजह से बोलस एक येलो थिक क्रीमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। स्टमक बहुत से सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेता है जैसा कि ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड्स वगैरह। इसोफेगस के एंड की तरह स्टमक के एंड पर भी एक मस्कुलर वाल्व मौजूद होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। इस वाल्व के ओपन होने से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। जैसे ही स्टमक इम्पटी होता है तो पाइलोरस वाल्व बंद हो जाता है ताकि फूड रिफ्लक्स यानी कि स्टमक में फूड की वापसी न हो सके। नंबर 5, स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम की अगली मंजिल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम अपनी ज़ुबान में छोटी आंत भी कहते हैं, ये हमारे एब्डोमेन में मौजूद 22 से 25 फीट लॉन्ग एक लूजली कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब है जिसका डायमीटर तकरीबन 2 इंच तक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम शामिल हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस और बाइल की मदद से काइम को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से रिलीज होता है और इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काइम में मौजूद प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। जबकि बाइल हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। ये बाइल डाइजेशन के दौरान गाल ब्लेडर से बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल काइम में मौजूद फैट्स की डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन ड्यूडेनम में काइम की मिक्सिंग और डाइजेशन होती है, जबकि जिजुनम और इलियम पार्ट से डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें विलाय कहते हैं। अगर विलाय के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है। ये विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि फूड ब्लड में मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो सके। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की मुकम्मल डाइजेशन के बाद फूड का मैक्सिमम पोर्शन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि फूड की डाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। नंबर 6, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम अपनी ज़ुबान में बड़ी आंत भी कहते हैं, ये 5 to 6 फीट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथ में तो बेशक स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर यानी कि चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, जो कि तकरीबन 3 इंच तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सीकम, कॉलन और रेक्टम शामिल हैं। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जबकि कॉलन पार्ट सीकम को रेक्टम के साथ कनेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड वेस्ट ट्रैवल करके सीकम और फिर कॉलन में मूव कर जाता है। कॉलन में वेस्ट में मौजूद एक्सेसिव साल्ट्स और वाटर एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं, जिससे फूड वेस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कॉलन में मौजूद बैक्टीरिया फूड वेस्ट को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वेस्ट मुकम्मल डिग्रेड हो जाता है। इस स्टेज पे फूड वेस्ट को स्टूल या फीसिस का नाम दिया जाता है। कॉलन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट शुरू होता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। कॉलन दिन में 1 से 2 बार स्टूल को रेक्टम की तरफ डिलीवर करता है। रेक्टम 8 इंच का एक चैम्बर है जो कॉलन और एनस को आपस में कनेक्ट करता है। कॉलन से स्टूल रिसीव करना, उसे टेम्परेरीली स्टोर करना और इसे बॉडी से एक्सक्रीट करना रेक्टम के अहम फंक्शंस में शामिल है। नंबर 7, एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट एनस है। एनस 2 एनल स्फिंक्टर मसल्स पे मुश्तमिल होता है, जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स शामिल हैं। एनस के अपर पोर्शन की लाइनिंग में एक खास सेंसर मौजूद होते हैं जो स्टूल कंटेंट को डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं कि ये स्टूल सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में है। जबकि एनल स्फिंक्टर मसल स्टूल की इवैक्यूएशन यानी कि बॉडी से एक्सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्रेन से स्टूल रिलीज के सिग्नल्स रिसीव होने पर रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करते हैं, जिससे वेस्ट आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बरक्स अगर ब्रेन से स्टूल रिलीज के सिग्नल्स रिसीव ना हो तो रेक्टम रिलैक्स जबकि स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इस तरह स्टूल रेक्टम में ही स्टोर रहता है। यही वजह है कि जब हम सो रहे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे रेक्टम के अंदर एक सेंसर होता है और वो सेंसर हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। अगर माइंड को सिग्नल ही नहीं मिला कि वहाँ पे स्टूल पहुँच चुका है, तो वो आपको वॉशरूम जाने के लिए कहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माइंड और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है। माइंड और बॉडी का जो सिग्नल है, वो यौगिक प्रक्रिया में आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। रहे होते हैं तो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं ताकि हमें बाथरूम ना आ सके। जबकि इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन होने से हमें बाथरूम की ज़रूरत पड़ती है, जिस दौरान स्टूल को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स अहम रोल अदा करते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर
ओके, सो आई होप कि पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है आपको समझ आ गया होगा। आप खुद को जान पाएंगे कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं पेट की समस्याओं के बारे में। अभी तो हमने केवल डाइजेशन सिस्टम को समझा है, और अब ये जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए हमें, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं जनरली पेट के अंदर देखे जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कॉन्स्टिपेशन से। और कॉन्स्टिपेशन को अगर आपने इंजॉय करना शुरू कर दिया, मक्खी की तरह पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और पंख भी उसमें डाल लिया, तो अगला स्टेज आता है आपका GERD, गैस्ट्रो एसोफोगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें कि आपका जो गैस है, गैस्ट्रिक्स हैं, वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। आपका स्फिंक्टर जो है वो पंक्चर हो जाता है और सारी जो बेल्चिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके गॉल ब्लैडर स्टोन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, हेमोरॉइड्स, फिशर, अल्सर, पाइलोरी इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू कैंसर। एक एक करके देखते हैं। ये हमारा गर्ड है। गर्ड में हमने देखा म्यूकोसा बाइल्स जो हैं, पित्त जो है इसमें छोड़ती हैं, और जो खाना होता है इस पित्त में जाके मिक्स होता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। जब अगली बार खाना डालते हैं तो म्यूकोसा बाइल फिर से वो बाइल्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो म्यूकोसा बाइल्स हैं, इसमें एक बड़ी खासियत है कि ये चाहते हैं कि हम बाइल को टाइमली रिलीज करें। टाइमली का मतलब एक ऐसा टाइम हो जिसपे ये रिलीज करना शुरू कर दें। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप रूटीन सेट कीजिए। 8 बजे मतलब 8 बजे नाश्ता करना है, 9 बजे मतलब 9 बजे करना है, ताकि 9 बजे बाइल्स अपने आप प्रोड्यूस हो जाएं। अगले दिन अगर आपने 9 बजे नहीं किया तो भी बाइल्स प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर आपने रूटीन नहीं बनाया तो ये बाइल्स जो है हमेशा एसिड प्रोड्यूस करती रहेंगी, हमेशा एसिड निकलता रहेगा, पेट में ब्लोटिंग होगी, पेट में हमेशा पेट फूला फूला रहेगा, क्योंकि आपने इसको रूटीन सेट नहीं किया। तो इसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कब खाना आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। कुछ लोग की आदत होती है हर 10 मिनट में कुछ डाल दिया मुंह में। जब डालेंगे, जब पेट में जाएगा तब एसिड रिलीज होगी, तो भी पेट आपका ब्लोटेड रहेगा, पेट आपका भरा रहेगा हमेशा। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप जब भी खाना खाएं, जितना खाना है आप खा लें, थर्ड फोर्थ। पेट को हमेशा थर्ड फोर्थ यहीं तक भरना होता है, पूरा फुल नहीं भरना होता है, ताकि जब इसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो तो जगह तो मिले। अगर आप पूरा भर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ खाना जाएगा, फिर आपका ये स्फिंक्टर जो है वो पंक्चर होगा, यहाँ से खाना जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, खाने के नली में आएगा। तो अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो आप 3 खाइए। 4 में आपको लगता है कि अरे अब तो गले तक भर गया, वो गले तक नहीं भरना है कभी भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का जगह दीजिए, इसके अंदर जो एसिड्स हो रही हैं उसको ब्रेक करने का मौका दीजिए, तब आपका पेट जो है वो सही काम करेगा। दूसरा हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे लीवर जो है यहाँ से सिक्रीट करता है बाइल्स को, और ये बाइल्स इसमें स्टोर होते हैं। टाइमली अगर ये सिक्रीट नहीं हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ धीरे धीरे ये इकट्ठे होने लगते हैं और स्टोन हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ में भी कोई इलाज नहीं है अदर देन यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के अंदर इसका इलाज है। यौगिक क्रिया में हर एक समस्याओं का इलाज है। नेचुरोपैथ में हर एक समस्याओं का इलाज है, लेकिन एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है। एलोपैथ कहता है कि आप इसको काटो, बाहर निकालो और फेंक दो। अगला है हमारा क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों रोग जो हैं अलग अलग हैं। एक जो होता है इनिशियल स्टेट होता है हमारे कोलोन को खराब होने का, जिसे हम क्रोन डिजीज कहते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन शुरू होते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे अल्सर भी कहते हैं हम, इसमें पूरा सड़ जाता है आपका कोलन। अगला है हमारा हेमोराइड्स, जो हमारा रेक्टम है। रेक्टम में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा स्टोर हाउस है पूप का, इसमें लैट्रिन पड़ा रहता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद बैक्टीरिया शुरू होते हैं और फिर यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये पूरा जो आपका सेंसर है वो काम करना बंद कर देता है, और हेमोराइड की वजह से हमेशा यहाँ से ब्लीडिंग जो है वो आती रहती है। इसकी शुरुआत पाइल से होती है और फिर आगे जाके हेमोराइड में कन्वर्ट होती है। अगला है फिशर। फिशर जो होता है आपका रेक्टम के पास, जो ये बाहर वाला वाल्व होता है जहां से पूप को निकलना होता है,
ये भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जब फिशर होता है तो यहाँ पे एक परमानेंट छेद बन जाती है और पूप का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ पे पूप आएगा और बाहर निकल जाएगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने रेक्टम के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज फिशर। नेक्स्ट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरिया है जो कि आपके पेट में बाइल्स जब सिक्रीट होती है तो बाइल्स के साथ ये बैक्टीरिया भी सिक्रीट होते हैं। दे आर डेफिनेटली द हेल्दी बैक्टीरियाज कॉल्ड एज पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये किससे रिलीज होते हैं? म्यूकोसा, म्यूकोसा जो पेट की लाइनिंग है, म्यूकोसा से रिलीज होते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में हो गए तो आपको इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और फिर आपकी तमाम समस्याएं पेट की डिसऑर्डर बढ़ जाती हैं, विच इज कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अल्सर। जब आपके पेट में घाव हो जाते हैं, आपका जो म्यूकोसा रिलीज करता है एसिड, वहां पे घाव हो जाते हैं, एसिड बनना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर। ये आपके पेट में भी हो सकता है, आपके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, डिओडेनम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये तब होता है जब आप पेट की सफाई नहीं करते हैं, बहुत सारी हार्डवर्क नहीं करते हैं, केवल चेयर पे बैठे रहते हैं, सो जाते हैं, फिर से आके चेयर पे बैठ जाते हैं, तो बॉडी फंक्शन करना बंद कर देता है धीरे धीरे और ये सारी समस्याएं शुरू होती है। अल्सर जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, अल्सर बाद में आता है, सबसे लास्ट बट वन स्टेज है। पहले कॉन्स्टिपेशन, फिर गर्ड, फिर फिशर, ये स्टेजेस जो हैं बढ़ते जाते हैं और आपने बिल्कुल इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम शक्तिमान हैं, तो फिर लास्ट में ये है अल्सर। और इसे भी, यहाँ पे भी अगर आप नहीं सुधरे तो लास्ट स्टेज इज कैंसर, जिसका कोई इलाज अभी तक अच्छे तरीके से ढूंढा नहीं गया है। स्टोमक कैंसर हो गया मतलब भगवान का बुलावा आ चुका है। अब इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। अल्सर जो है वो धीरे धीरे, आपकी घाव जो है वो बढ़ने लगता है। म्यूकोसा के अंदर आपका घाव शुरू होता है, देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज 0 है, उसके बाद वो घाव अंदर जाता है, सब म्यूकोसा में जाता है। स्टेज 1 में घाव और बड़ा होता है तो आपके मसल को भी छेद देता है और फिर स्टेज 3 और स्टेज 4 में वो आपके आउटर स्किन तक बढ़ते हुए शरीर, आपका पेट ऐसे फूल जाएगा बाहर की तरफ, घाव जो है बाहर निकलना शुरू कर देगा, पेट फाड़ के बाहर आना शुरू कर देगा। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेथ। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, योर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन और गर्ड की। आज के सेशन में केवल 2 ही प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्योंकि हम यहीं पे चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सुधर जाए। तो कॉन्स्टिपेशन और गर्ड की बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत सबसे पहले आपके लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू होती है। अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन साफ नहीं है तो आपको सारी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होंगी और इसका सबसे इमीडिएट इलाज है एनीमा संजीवनी क्रिया, जिससे कि हम यहाँ पे पानी डालते हैं और पानी डाल के इसको साफ कर लेते हैं। 21 दिनों की ये क्रिया होती है, 21 दिन में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन साफ हो जाती है। इसके बाद जरूरत पड़े, हमने कभी कुछ गलत खाना खाया तो हम बीच में उसको यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या रीजन होते हैं? पहला रीजन होता है ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर। आपने पानी ही नहीं डाला, पानी नहीं डाला तो बाइल्स जो है वो अननेसेसरी रिलीज होंगे और सेटल डाउन नहीं होंगे। पानी डाल दिया तो बाइल्स जो है वो ठंडे हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और बेल्चिंग आपकी रुक जाती है। तो जब भी पहली बेल्चिंग आपको आए वो एक इंडिकेशन है कि आपको पानी चाहिए, बॉडी ने आपको इंडिकेशन दिया, डकार आया तो एक इंडिकेशन है कि आप उसमें पानी डालो, एसिड है वो सिक्रेट हो रहा है, उस एसिड को सेटल डाउन करो। तो तुरंत आप एक गिलास पानी पी लो, दूसरी बेल्चिंग नहीं आएगी। दूसरा है अनहेल्दी डाइट। तीसरा है आप अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, कुछ भी दिक्कत हुआ एक मेडिसिन खा लो, एक पैरासीटामोल खा लो, एक ब्रूफेन खा लो, एसिलोफेनेक खा लो, कुछ भी दिक्कत हुई सेरेडोन खा लो। तो ये सारी समस्याएं आपके कॉन्स्टिपेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, आपको हेल्प करती हैं कैंसर की तरफ जाने में। अगला है प्रेगनेंसी, जिसमें कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। अगला है स्ट्रेस। अगर आप बॉडी माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपके माइंड में स्ट्रेस डेवलप होगा और स्ट्रेस डेवलप होगा तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए जरूरी है कि माइंड को सफिशिएंट रेस्ट दिया जाए। 5 से 6 घंटे अच्छी नींद रात में बहुत जरूरी है। आप प्रयास करेंगे कि 10 से 10:30 के बीच में आप सो जाएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सोना है। बॉडी को जो चाहिए वो उसे देना है।
अपने आप को खुद से मिलाना है। लेट नाइट नहीं जगेंगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए। टेक दिस फॉर ग्रांटेड। 10 बजे घर की लाइट ऑफ कर देंगे, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देंगे। अगर आप अपने काम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। उसको हैंडल करना सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए। फिर भी नहीं हो पा रहा है, आदमियों को हायर कीजिए, डेलीगेट कीजिए। मरना नहीं है, जी जी के मरना नहीं है। यहाँ लोग मर मर के जिए जा रहे हैं। जब हम सीनरी चेंज होती है, जैसे हम फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे भी ब्लोटिंग होती है, किसी किसी को उल्टियां होती हैं। एज के साथ भी अगर हमने बॉडी को रिकवर नहीं किया है, मेंटेन नहीं किया है, तो समय के साथ, एज के साथ, जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे शिथिल होना शुरू कर देते हैं, एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये बड़े से सोफे में आप देख रहे हैं पीले कलर का सोफा लगा है, जिंदगी भर जो है सोफे में एंजॉय कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग में लगे हुए हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन होना लाजमी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेडिसिन नाम की चीज ट्रीटमेंट में लिखी हुई है, ये बिल्कुल कट की हुई है। मेडिसिन इज नॉट द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आप एंटी एसिड खा लेंगे, प्रोबायोटिक्स खा लेंगे, तो आपको टेम्पररी रिलैक्स जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो एक इल्यूजन होता है। इल्यूजन मतलब आपको फील होगा कि आपका गैस रिलीज हो गया, लेकिन सिस्टम सही नहीं होता है। जो आपने सिस्टम खराब किया, आप जो आपके वाल्व खराब हो गए हैं, जो आपके पेट की लेयर में उकोसा खराब हो गई है, वो कैसे ठीक होगा? वो नहीं ठीक होगा। तो डॉक्टर जो आपको दवाई देते हैं, वो आपको इल्यूजनरी सेंसेशन देते हैं कि आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, और आपको लगता है चलो हम ठीक हो गए। होते नहीं है, 4 दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। अगला है, हम पेट की मसाज करते हैं। आने वाले अभी 1-2 सेशन में हम आपको मसाज भी सिखाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी तो हम रोज कर ही रहे हैं यहाँ पे। लॉट ऑफ वाटर मैं हमेशा कहता हूँ आप खाइए, और हेल्दी डाइट जो है आपका 70% कंट्रीब्यूट करता है आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन के, आपको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपके 3 से भी कम पूप होंगे, मतलब आप वॉशरूम में 3 से भी कम पूरे वीक में जाएंगे, मतलब दिन में आप एक बार भी नहीं जाते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। दूसरा है, अगर आपका जो स्टूल है काफी हार्ड है, आपको काफी बल लगाना पड़ता है, 440 वोल्ट का झटका देना पड़ता है ऊपर से, तब जाके पूप बाहर निकलता है, वो भी इंडिकेशन है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। जब आपकी पूप बाहर निकलती है तो आपके रेक्टम में पेन होता है, बाउल में पेट में दर्द होता है, रेक्टम में दर्द होता है, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। आपके पेट हमेशा फूले रहते हैं, हमेशा फुलनेस की फीलिंग होती है, भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। पट्टी करने के बाद भी पेट में ब्लोटिंग रहती है, पेट भरा भरा रहता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हाई स्टेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आपने बहुत दिन इग्नोर किया है। स्टूल से ब्लड निकलना, रेक्टम से ब्लड निकलना, एब्डोमिनल पेन जो है आपका हमेशा परसिस्ट रहना, पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, तो अभी आपको पता लग गया कि किधर आपका लीवर है, किधर आपका पेट है, किधर क्या है। ये सारे लोकेशन आपको पता लग गए, तो आपको पता चलना चाहिए कि दर्द कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है कि पेट में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। पेन इन द लोअर बैक, अब चूंकि पेट और पीठ आपस में कनेक्टेड है, तो पेट में दर्द होगा तो पीठ में भी आपको पेन फील होगा। कभी कभी आपको अगर लीवर में पेन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो भी आपके पीठ में दर्द हो सकता है। अगर आपका स्फिंक्टर खराब हो गया है, तो आपका जो गैस है हमेशा आपके सर में चढ़ेगा और सर में जाके इधर बैठ जाता है दिमाग में, जो कि सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 8 से 24 घंटे लगते हैं। तो वो इंडिकेशन है कि आपका स्फिंक्टर जो है, वो जो वाल्व है, वो लूज हो चुका है। हमेशा लगेगा कि आपको गैस ट्रैप है, थोड़ा निकलेगा थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा निकलेगा थोड़ा रह जाएगा, कभी कभी वोमिटिंग भी आती है, फीवर भी आता है इसमें। आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होता है, अचानक से वेट लॉस शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपने खाना खाया उसके विटामिन और मिनरल्स तो बॉडी में आ ही नहीं रहे हैं, बॉडी उसको ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। और आपका बाउल मूवमेंट जो है बिल्कुल डिसफंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो भी आपने पूरा फंक्शन जो है देख लिया है, क्या क्या होता है किस बॉडी ऑर्गन से।
तो अगर हमारा स्टूल हमारे कॉलन में बहुत समय तक रह गया तो ये हार्ड हो जाता है और इसे पास करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या क्या रीजन होते हैं कॉन्स्टिपेशन के? आपने सिम्टम देख लिए कि क्या क्या सिम्टम है, आपको पता लग गया कि आपको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है तो कितना है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो पहला रीजन है पुअर डाइट, जिसे मैं बार बार सुधारने की कोशिश करता हूं कि आपके डाइट सही रहे, आप अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। दूसरा है आपका स्ट्रेस। आपका लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है, आपके वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है। तो आप फाइंड आउट करें कि आपको कौन सा स्ट्रेस है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है। उस स्ट्रेस को रिलीज करना है। वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में है या आपको मेडिसिन की आदत है, घर में आपने एक मेडिकल बॉक्स बना रखा है जिसमें तमाम तरह की दवाइयां भर रखी हैं, उस पर लिख रखा है ये होगा तो मैं ये दवाई खा लूंगा, सर दर्द हुआ तो ये दवाई, बुखार हुआ तो ये दवाई। इसका मतलब आपने अपने बॉडी को स्टोर हाउस बना रखा है मेडिसिन का। कोई भी आप मेडिसिन लेंगे तो एक रोग ठीक होगा, दूसरा शुरू होगा। सर दर्द की दवाई ली तो सीधे जाके आपके हार्ट पे असर करेगी, आपके लीवर पे असर करेगी और उसे खराब करेगी। तो सर दर्द तो ठीक हो गया लेकिन दूसरा बॉडी ऑर्गन खराब हो गया, जिसकी वजह से आपको पेट की सारी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो एंटीबायोटिक्स होता है और पेन किलर होते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक। और ट्राई करें कि आप अपने यौगिक लाइफस्टाइल से ही इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं? हर दिन कम से कम 30 मिनट से 90 मिनट तक योगासन, प्राणायाम, मेडिकेशन अंडर योर हेल्थ कोच, अंडर योर हेल्थ एक्सपर्ट, अंटिल यू योरसेल्फ बिकम द हेल्थ एक्सपर्ट। तब तक आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें। हर दिन कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है, जो कि अनस्वीटेंड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपने कुछ चीनी डाल दिया, नींबू पानी बना लिया, नींबू पानी चीनी बना लिया या शरबत बना लिया। इट शुड बी अनस्वीटेंड लाइक वाटर, कोकोनट वाटर। इसमें अल्कोहल, कैफीन ड्रिंक मतलब कि चाय, कॉफी, इसे बंद करना होता है। और ये वाली जो लाइन है, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि किसी को सिगरेट की लत पड़ी है, किसी को खैनी की लत पड़ी है, किसी को अल्कोहल की पड़ी है, किसी को चाय कॉफी की पड़ी है, और कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि वो एक एडिक्शन होता है। एडिक्शन जल्दी निकलता नहीं है। इसलिए मैंने जो सर्वे किया, मुझे यही पता लगा कि लोग कहते हैं कि ये सब छोड़ना पड़ेगा, वो हमसे होगा नहीं। तो हम उसी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं। अपने फूड में आपको फाइबर रिच फूड जो मैं बताता हूँ आपको, स्प्राउटेड मूंग जिसमें कि बहुत सारे फाइबर होते हैं, वो आपको लेने होते हैं। रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स लेने होते हैं। वेजिटेबल जूस लेने के लिए मैं कहता हूँ, फ्रूट्स लेने के लिए कहता हूँ। फ्रूट जूस में कभी आपको अवॉइड करने के लिए भी कहता हूँ कि फ्रूट जूस जब आप निकाल लेंगे तो उसके फाइबर निकल जाएंगे। जैसे आप संतरा खा रहे हैं, उसका जूस निकाल लिया तो जूस तो गया लेकिन फाइबर रह गया। तो जैसा नेचर ने दिया है फ्रूट, वैसा आप खा लो। कभी कभी मन किया तो जूस भी निकाल लो। होल ग्रेन, बीन, सीरियल, आपका जो फाइबर है कम से कम 20 से 35 ग्राम होना चाहिए। लो फाइबर फूड्स को कट करना है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, मिल्क है, चीज हैं, और सारे प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं पैकेट में, ब्रेड, और वो चाय के साथ क्या खाते हैं, ब्रेड की तरह जो होता है, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ। सर रस्क। रस्क, रस्क, हाँ। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेस्ड फूड के अंदर आती हैं। सो इफ यू हैव द अर्ज टू हैव अ बाउल मोमेंट, जब भी आपको लगता है कि आपको पोटी जानी है, आपको वॉशरूम जाना है, तो डिले नहीं करना चाहिए। तुरंत आप जहां भी हैं, जहां भी साधन है, वहां पे प्रयास करें कि चले जाएं। जहां साधन नहीं है वो तो अलग बात है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भाई ट्रेन में जाते हैं तो 3-3 दिन तक पोटी नहीं करते हैं। नहीं रिलीज करेंगे तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक सलाह और दी जाती है कि अगर आपके घर में वेस्टर्न लाइफस्टाइल टॉयलेट है, जो कि काफी डेंजरस होता है, योग इसे बिल्कुल भी मना करता है। हालांकि मेरे घर में भी खुद वही लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैं रेंटल हाउस में रह रहा हूँ, तो मैं अभी बदल नहीं पा रहा हूँ उसको। अदरवाइज इंडियन स्टाइल जो है वो सबसे बेस्ट होता है, जिसमें कि दोनों घुटने से आपके दोनों तरफ से पेट दब जाते हैं और प्रेशर बनाते हैं, जिसे हम मलासन कहते हैं। तो इंडियन लाइफस्टाइल जो है मलासन के हिसाब से बना हुआ है, बट ये फैशन बन गया है हमारे
कोलोनाइज्ड माइंड के अंदर ये घुसा हुआ है कि यूरोपियन लाइफस्टाइल इज द बेस्ट, यूरोपियन टॉयलेट इज द बेस्ट, वेस्टर्न टॉयलेट इज एवरीथिंग। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका जो इंडियन टॉयलेट है वो योगियों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो बनाया है, बहुत ही फैबुलस बनाया है। आप जैसे ही मलासन में बैठेंगे आपका सारा पेट खाली हो जाएगा, अपने आप, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आप वेस्टर्न वाले पे बैठेंगे तो आपका पेट सीधा है, दबेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सलाह दी जाती है कि पैरों के नीचे आप स्टूल रख लें, टॉयलेट स्टूल एक खरीद लें, टॉयलेट में रख दें, और जब आप बैठते हैं वेस्टर्न वाले टॉयलेट पे तो पैरों को स्टूल पे रख लें ताकि पैर उठ जाएं और पेट को दबा दें। पेट दबेगा तो पेट खाली हो जाएगा। दिस इज वन एडवाइस विच यू कैन यूज। अगर आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट है तो वो इसका निदान है। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे एक केफिर होता है जो मैं आगे चल के बाद में कभी जरूरत पड़ेगा किसी को तो बताऊंगा केफिर क्या होता है, कैसे बनता है। और यहाँ पे लेक्सेटिव और एनिमा जो है आपको एडवाइस किए जाते हैं योग के क्रिया के अंदर। इसमें और भी हम कई सारी क्रियाएं करेंगे। अगला है हमारा प्रॉब्लम जो गर्ड है। गर्ड में हमारा स्फिंक्टर जो है, मैंने बताया स्फिंक्टर जो है वो हमेशा खुला रहता है, तो जो भी एसिड सेक्रेट होता है हमेशा बाहर निकलते रहता है। और ये बाहर निकलेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? ये बाहर निकलेगा तो आपके सर में जाएगा, आपके पीठ में जाएगा, आपके चेस्ट में जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, आपके शोल्डर में जाएगा, आपके हाथों में जाएगा, आपके पैरों में जाएगा, और पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी आपको पेन शुरू हो सकता है इस गर्ड की वजह से। तो ये इंडिकेशन है कि आपको गर्ड की समस्या है। ठीक है। ये कैसे होता है? आपका स्फिंक्टर जो है वो खुला रह जाता है, इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, लूज पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, जल जल के इतना एसिड निकल रहा है कि जल जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो हम इसे यौगिक क्रिया से ही ठीक कर सकते हैं, बाकी एलोपैथ में कोई दवाई नहीं है इसकी अदर देन एंटी एसिड। वो एंटी एसिड देता जाएगा ताकि ऊपर जो एसिड आ रहे हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन समस्या तो रूट कॉज यहाँ पे है। रूट पे तो एलोपैथ काम कभी नहीं करता है। तो अगर किसी को गर्ड की समस्या है तो यौगिक क्रिया से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे कि आपके चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, चेस्ट में जलन हो रही है, यहाँ सेंटर में जो आपका एस्फोगस है वो जल रहा है, यहाँ से आपके गर्ड की शुरुआत होती है। कितने पे भी आप अगर नहीं सुधरे तो अब ये आपका जो एस्फोगस है इसमें छेद होने शुरू हो जाते हैं, ये भी जलने लगता है, जलने की वजह से इसमें छेद होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ से गैस जो है वो लीक कर जाती है, ऊपर आने के बजाय गैस यहीं से लीक करेगी। अब छेद कहाँ पे है वो डिसाइड करेगा कि इस छेद से निकल के आपके शोल्डर में गैस गई, या यहाँ से ऊपर आपका सर में गया, या इधर शोल्डर में आया, या फिर हो सकता है आपके पैर की तरफ जाए, पीठ की तरफ जाए, कहाँ जाएगा वो छेद के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज अगेन वेरी डेंजरस। लेकिन सब कुछ क्योरेबल है हमारे यौगिक क्रिया के अंदर। सो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? रिपीटेड बाउट्स ऑफ हर्ट बर्न, हमेशा हर्ट बर्न की समस्या, फीलिंग इन द चेस्ट, और एसिड रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब बार बार बेल्चिंग आना, ऊपर की तरफ एसिड बार बार आना, डकार आना। बिटर और सोर टेस्टिंग फ्लूइड, यहाँ पे जब आप एसिड आता है तो बड़ा खट्टा लगता है, एसिड जो होता है एसिड रिफ्लक्स खट्टा होता है, मुंह में आता है तो खट्टी डकारें आना, खट्टी उल्टियां आना, ये गर्ड की निशानी है। बहुत सारी बेल्चिंग आना, ऊपर एब्डोमेन में पेन होना, और जब आप बेंड करेंगे अपने आप को तो ये सारे ऊपर की जितनी समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, खासकर जब सो जाएंगे, बिल्कुल सीधा सो जाएंगे तो ये समस्या बढ़ जाती है। तो इसमें आपको सलाह दी जाती है कि जब आपको गर्ड की समस्या है तो आप अपने बेड को रिक्लाइन करेंगे। रिक्लाइन का मतलब आपका सिरहाना 6 इंच ऊपर रहेगा आपके पैरों से। इसकी वजह से एसिड ऊपर आना चाहेगा तो आ नहीं पाएगा, ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो रिक्लाइन है। तो जिनको गर्ड की समस्या है उस सबसे पहला जो निदान है उसे बेड को अपने रिक्लाइन कर लेना है, 6 इंच पीछे 2 ईंटें लगा देनी है सर की तरफ, तो वो ऊंचा हो जाएगा। तो तुरंत आपको चेस्ट पेन वगैरह में आराम मिल जाएगा। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जब आप स्वॉलो करेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। हमेशा कफ की फीलिंग आएगी, हमेशा खांसी आती रहेगी क्योंकि अब वो सारा जला हुआ है। हमेशा मुंह जो है सूखा सूखा लगेगा, मुंह में सलाइवा नहीं आएगा, शोर में हमेशा सूखापन रहेगा। अब इतनी गर्मी आएगी तो कहाँ से सलाइवा रिलीज हो पाएगा, हमेशा मुंह सूखा सूखा रहेगा। तो क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं? सबसे पहले तो
स्मोकिंग, कैफीन, अल्कोहल, सबसे पहला यही होता है। चॉकलेट, पिपरमिंट, साइट्रस फ्रूट, कोको कोलाज, फैटी फूड्स, ये सारे बंद कर देने हैं। अपने बेड को रेज कर लेना है 6 इंच। बाहर के खाने बिल्कुल बंद कर देने हैं। स्टॉप अवॉइड ईटिंग फूड्स क्लोज टू बेड टाइम, मतलब कि 3 से 4 घंटे पहले खाना आपको खा लेना है, जो कि हमने अपने लाइफस्टाइल में ही इंक्लूड कर दिया है। आप हमेशा प्रयास करेंगे कि आपका 5 से 6 बजे तक खाना हो जाए। स्पेशली आप सनसेट को आप ट्रैक करेंगे। सनसेट का जो भी टाइम होगा, अगर सन 6 बजे है तो 6 बजे के पहले आपका खाना आपके पेट में जाना चाहिए। तो जो भी आपके एरिया में सनसेट टाइमिंग है, गूगल से पूछ लीजिए, गूगल साहब आपको बता देंगे, उसके पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। और अपने बॉडी के जो स्टोमक है उसके पीएच लेवल को मेंटेन करना है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से बार बार कह रहा हूं कि आप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और अपने पीएच को ऑटोमेटिक मेंटेन कर लीजिए। जो भी समस्याएं इधर उधर हैं, सारी समस्या आप देखिए, इसके कितने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल इन वन प्रॉब्लम टू ऑल द स्टोमक डिजीज। अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता है, बोला एकदम हम तो मरे हुए हैं, फिर भी हमें ठीक होना है, तो उसे एप्पल साइडर विनेगर दीजिए, मरे हुए में जान आ जाएगी, जो कुछ नहीं करना चाहता है। इसके अलावा हम वेट पैक आज से शुरू कर रहे हैं। 3 पट्टियां लगानी होती है, एक पेट पे लगानी होती है, एक गर्दन में लगानी होती है और एक सर पे लगानी होती है। अब विंटर सीजन है तो आप प्रयास करेंगे कि जब धूप थोड़ी निकल जाए, थोड़ी सी गर्मी हो जाए, तभी आप लगाएं, अदरवाइज आपको कपकपी हो सकती है, जाड़े में सर्दी लग सकती है। लेकिन अगर आप धूप निकलने के बाद या सनसेट के पहले लगाते हैं तो ये आपको सर्दी खांसी में भी रिलीफ करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं गर्दन पे लगाएंगे तो हमारा थ्रोट जाम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सर बिल्कुल ये नहीं है। लगाए रखना है क्या? ये इसका जो टाइम है ये 45 मिनट से 1 घंटे का है। 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक लगाना है। और आप चाहें तो पानी को थोड़ा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है तो थोड़ा सा उसको वार्म करके उस बहुत ठंडी को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म करके उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए। 22-25 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसको ले आइए, रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं। तो जब भी आप वेट पैक लगाएंगे, वेट पैक लगाने के समय आपको खाना कुछ नहीं है। जब जितने देर आपका वेट पैक लगा हुआ है, आपके बॉडी को हमने क्या किया है, 3 टेम्परेचर में डिवाइड कर रखा है। मतलब कि सर के ऊपर का टेम्परेचर हॉट है, फोरहेड का टेम्परेचर कोल्ड है, फेस का टेम्परेचर हॉट है, गले का टेम्परेचर कोल्ड है, चेस्ट का टेम्परेचर हॉट है, पेट का टेम्परेचर कोल्ड है, पेट के नीचे का टेम्परेचर हॉट है। देखिए कितने सारे हमने कैटेगरी में बॉडी को डिवाइड कर दिया है। और जब भी हमें, अभी मैंने बताया कि एक ग्लास है जिसमें कि गर्म पानी है, इसमें अगर हम कोई ठंडी चीज, ठंडी ग्लास रखते हैं तो ये ठंडी ग्लास भी गर्म हो जाती है। मतलब कि जो टेम्परेचर होता है वो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे भी बॉडी में भी वही होगा। जो एरिया गर्म है वो जो ब्लड को है वो जल्दी से तेजी से फेंकेगा वो ठंडे की तरफ, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो वेट पैक वो लोग बिल्कुल ना लगाएं जिनकी बीपी 150 के ऊपर रहती है, उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि जब आप वेट पैक लगाएंगे तो आपकी बीपी शूट होगी, 160, 170, 180 तक जा सकती है जिनको 150 है। लेकिन जिनको 120 है, बॉडी 150, 160 तक आराम से प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से झेलती है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, तो भी हमारी बीपी जो है 160, 170 तक जाती है। सर थोड़ा सा ठीक है, चल के ही आ जाए तब भी बढ़ जाता है। तभी बढ़ जाता है, बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं। 160, 170 तक तो नॉर्मल है, बॉडी बहुत आराम से झेल सकता है। लेकिन पहले से जिसका 150, 160 है, हो सकता है उसका 200 तक पहुंच जाए, तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। कैसे चलेगा कि पता चलेगा कि बीपी ज्यादा है? या तो आपको सर दर्द होगा तो आपको पता चलेगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीना छूट रहा है तो आपको बीपी ज्यादा है। घर में अगर आपका वेट बीपी बीपी मशीन नहीं है तो भी आप पता कर सकते हैं कि बीपी आपको है कि नहीं है। इसके अलावा एनीमा मैंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक एनीमा नहीं किया है या फिर लोग नए ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने कोलन को, अपने लार्ज इंटेस्टाइन को इसमें क्लीन करते हैं, इसे हम संजीवनी क्रिया कहते हैं। संजीवनी मतलब मरा आदमी भी इसमें जिंदा हो जाता है, इतनी पावरफुल होती है ये क्रिया। तो जो लोग नहीं किए हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको करें। मैं फोर्स कभी नहीं करूंगा किसी को भी, चॉइस आपकी होनी चाहिए। और अगले संडे को हम करने वाले हैं कुंजल क्रिया, बहुत ही शानदार क्रिया है।
इसके अंदर हमारे पेट में जो बाइल्स इकट्ठा है, जो म्यूकोसा ने बाइल्स को रिलीज किए हैं, तो काफी दिनों से वो बाइल्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं। हम क्या करेंगे कि सारी बाइल्स को बाहर निकाल देंगे और बिल्कुल फ्रेश बाइल्स हमारे पेट में रिलीज होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेट में पानी को डालते हैं, सॉल्टेड वाटर डालते हैं, तब तक डालेंगे जब तक कि गले तक पानी भर ना जाए, और फिर उसे हम वॉमिटिंग करके बाहर निकालते हैं। तो जो पेट की एक्सेस बाइल्स हैं जो काफी दिनों से पड़ी हुई हैं, आपकी टंकी जो है वो साफ हो जाएगी। जैसे आप वाटर की टंकी आप साफ करते हैं 3 महीने 6 महीने में, तो उस तरह से हम इसको साफ करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही मैजिकल बेनिफिट बताने वाला हूँ। आप देखेंगे इसमें बेनिफिट्स में तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, इट गिव्स एन इफेक्टिव वॉश टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑल डिजीज कॉज्ड बाय पुअर डाइजेशन। और सारी समस्याएं डाइजेशन से ही शुरू होती हैं। The most significant benefit of this technique is improving the strength of entire digestive system. Kunjal Kriya is a blessing for those who suffer from the problem of cough and excessive mucus, asthma, respiratory system. It removes the extra mucus from the esophagus, जो कि फंसा हुआ रहता है, and gives relief from the cough. If you perform this practice regularly, it releases the gas from the stomach and also minimizes the breathing issues. जो भी breathing की समस्याएं वो भी खत्म हो जाती हैं। While performing this technique, people expel the water which is sometimes green in color, जो कि जो एसिड है वो इसमें मिलकर ग्रीन हो जाता है। The greenish color indicates that the presence of bile is excess and stored for a long time. So by removing this bile, Kunjal Kriya gives incredible relief from biliousness or bloating. It is beneficial for curing several diseases like acidity, indigestion, asthma, headache, सारी समस्याएं का एक समाधान। आप देखते हैं कुत्ते भी ये सब करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कुत्तों को उल्टी करते हुए, बिल्लियों को उल्टी करते हुए। तो जानवर जो है अपने आप सफाई कर लेते हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड मोर पावरफुल देन अस वी ह्यूमन बीइंग्स। बाय रिचार्जिंग द माइंड एंड ब्रेन, शॉक ट्रीटमेंट कैन ट्रीट मेंटल प्रॉब्लम्स। तो जब हम उल्टी करते हैं तो दिमाग को एक शॉक सा लगता है, झटका सा लगता है, जो कि बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इस कुंजल क्रिया को पार्किंसन डिजीज में भी यूज किया जाता है। There are few processes by which the brain and mind go in a selfless condition, and vomiting is one of them, followed by sneezing and orgasm. Thus, Kunjal Kriya also acts as a shocking therapy, and it can benefit to those suffering from tension, anxiety, phobia, depression, everything. It also helps to rebalance our nervous system and strengthens our whole body. Because we are using salt in this water, so it is an excellent cleaning agent. When we drink salt water, it neutralizes the acids and reduces the feeling of burning sensation. While performing this Kunjal Kriya, the thorax area opens due to drastic contraction, and it assures more blood supply to the entire stomach area and respiratory system. It also helps to overcome throat disorders like sore throat. In the process of expelling, muscular contraction of the stomach wall occur, and this result in toned abdominal muscle. Muscle की toning हो जाती है इसमें। It reduces the chances of formation of kidney stones. अगर किसी को ऐसी समस्या आ सकती है फ्यूचर में, वो सब खत्म हो जाती है। And it is one of the best yogic technique to overcome all mental condition like jealousy, fear, hate, and so on and so many. ये तो बहुत कम है। There are multiple and thousands of benefits of this Kunjal Kriya. So I leave this decision to yourself. अगर आप करना चाहते हैं तो हम अगले संडे को ये ट्राई करेंगे। थोड़ी सी हम आधे घंटे की आसन करेंगे और इसके बाद इस कुंजल क्रिया को करेंगे। फूड हैबिट्स में जब भी आप चावल लेंगे तो चावल के साथ दाल नहीं लेना है। आप कहेंगे भाई हमारे तो माँ बाप ने यही सिखाया है और सदियों से यही करते आ रहे हैं। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप चावल के साथ सब्जी लें, और जब दाल बनाएं तो दाल में भी सब्जियां डालें। दाल में लौकी डाल दें, दाल में जो भी आपको सब्जी मिल रही है सब कुछ, गाजर डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। बस ये ध्यान ये रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टमाटर को कभी भी बॉयल नहीं करना है, टमाटर को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। तो टमाटर को कैसे यूज करें, देखेंगे आप होटल में सबसे पहले जो हलवाई होता है सबसे पहले प्याज डालता है, फिर टमाटर डालता है, टमाटर को पूरा फ्राई करता है, क्रश करता है, उसको पीसता है, तो टमाटर में कुछ बचता नहीं है। टमाटर के सारे जो एंजाइम्स हैं और मिनरल्स है सब खत्म, और उल्टा वो जहर हो जाता है।
आप देखेंगे, पढ़ेंगे, गूगल में सर्च करेंगे कि टमाटर को रोस्ट करने से, उसको पकाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। यू ऑल आर इंटेलिजेंट एंड हाईली एजुकेटेड पीपल, आप जरूर इसको चेक करें। तो क्या करना है, जब आपकी सब्जी बन जाए तब टमाटर काट के ऊपर से डाल दें और उसको ढक दें, ताकि उसकी स्टीम से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। वो ऑटोमेटिक सॉफ्ट होता है। और कच्चा भी थोड़ा खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खट्टा खट्टा टेस्ट देगा, बहुत बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो टमाटर हमेशा खाना बनने के बाद उसमें डालें, सब्जी बनने के बाद उसमें डालें, पहले फ्राई नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूं, मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड लेके नहीं आ रहा हूं। जो लोग पहले फॉलो करते थे, अब हमारी हैबिट छूट चुकी है, हमारा जो कल्चर है वो बदल चुका है। मैं चाहता हूं उसको रिवाइव करें आप, बस उस कल्चर को आगे लेके चलें, अपने अगले वाले जनरेशन को पास करें। तो 1 कटोरी चावल अगर आप खा रहे हैं तो साथ में आप 3 कटोरी सब्जी खानी है। ये रेशियो होना चाहिए आपका 1:3। एक रोटी खा रहे हैं तो साथ में 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, 1:2। ये रेशियो आप मेंटेन करेंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, हमेशा फिट रहेंगे। दूसरा, जब भी अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की। कौन से फूड एक साथ नहीं खाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने ग्रेन्स खाया हुआ है, ग्रेन्स जैसे कि रोटी, चावल, दाल, ये ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स खाया हुआ है तो आपका ये जो फूड ट्रैक्ट है, आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कुछ इस तरह से होता है, टेढ़ा मेढ़ा और 30 फीट तक ऐसे घूमते रहता है खाना। तो जब ये खाली है तो इसमें आपके स्कूटर की तरह, आपके मोटरसाइकिल की तरह खाना इसमें आराम से पास होके चला जाता है। लेकिन समस्या तब आती है कि जब ये ग्रेन है, ये ग्रेन ट्रेवल कर रहा है और पीछे से आपने एक फ्रूट डाल दिया, केला डाल दिया, सेव डाल दिया, तो क्या होगा? अब ग्रेन तो बेचारा आराम आराम से जाएगा, टाइम लगता है इसको, तो इसका प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है। अब ये फ्रूट जो है ये पीछे बेचारा फंस जाएगा, आगे का रास्ता तो ब्लॉक है, कहां से जाएं? तो क्या होगा, अब यहीं पे सड़ना शुरू हो जाएगा, यहीं पे इसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, और जब सड़ेगा तो सारी समस्याएं होंगी। तो कभी ऐसी गलती ना करें कि ग्रेन के बाद तुरंत फ्रूट खा लें। खाना खाया और एक केला खा लिया, खाना खाया एक सेव खा लिया। तो आप प्रयास करें कि 2 घंटा रुक जाएं, ताकि ग्रेन जो है वहां से क्लियर हो जाए, रास्ता क्लियर कर दे, उसके बाद फ्रूट खा लें। और इसीलिए मैं मोनो फ्रूट खाने की भी सलाह देता हूं कि कुछ फ्रूट जो होते हैं हार्ड होते हैं, कुछ फ्रूट बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब आप एक साथ खा लेंगे तो आप क्रश करेंगे तो कुछ फ्रूट जो है वो थोड़े धीरे धीरे जाने की उनकी प्रॉपर्टी होती है। कुछ फ्रूट होते हैं जो बिल्कुल उनको जरूरत ही नहीं है डाइजेशन की, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कोई जरूरत नहीं, पानी है बिल्कुल, सीधे निकल जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें। क्रेन्स फॉलोड बाय फ्रूट्स, वेरी डेंजरस। नेक्स्ट, हनी और घी। घी को हनी के साथ जनरली जैसे पूजा वगैरह में चनामृत वगैरह बनाते हैं तो उसमें से मिक्स करते हैं, बहुत ही लो अमाउंट में यूज करना चाहिए इसको, अदरवाइज कभी भी इसको नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि हनी की प्रॉपर्टी जो होती है गर्म होने की होती है, और घी की प्रॉपर्टी वो ठंडी होती है। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सब आयुर्वेदा में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं बता रहा हूँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग योर फोकस, आप फोकस रहें, बस मैं यही चाहता हूं। हनी और मूली कभी भी आपस में मिलाना नहीं है। दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीला हो जाता है, जहर हो जाता है हनी और मूली एक साथ खाएंगे। हनी और बॉइल्ड वाटर, जैसे कुछ लोग आपको सलाह देते हैं कि वजन कम करना है तो गुनगुने पानी में हनी डाल के सुबह सुबह पी लो। मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सलाह देते हैं उनको पहले आयुर्वेदा में जाके कंसल्ट करना चाहिए, चरक संहिता पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब भी हम बॉइलिंग वाटर में हनी डालते हैं तो HMF नामक टॉक्सिन रिलीज होती है, हाइड्रोक्सी मेथाइल फुरफुरालाइड, और ये हमारी बॉडी के अंदर पूरा जहरीला कर देता है। और आपकी बॉडी इतनी खराब होगी, आपका वेट तुरंत लॉस होगा, लेकिन वो वेट लॉस आपको कमजोर कर देगा, आपको अंदर से खोखला कर देगा बिल्कुल। ओके, मिल्क और बनाना, जैसे आपको हम तो दूध और बनाना खा लेते हैं। दूसरा, जो लोग ओके। नॉनवेज खाते हैं, दूध और अंडा कभी नहीं खाना चाहिए, ऑब्वियसली नो नो है। सॉलिड एंड लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सॉलिड खाएंगे तो लिक्विड नहीं खाएंगे। थोड़ा आप जैसे खाना खा रहे हैं, गले में खाना अटक गया तो एक घूंट पी लीजिए पानी, अदरवाइज सॉलिड और लिक्विड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप प्रयास करेंगे कि लिक्विड जो है खाना खाने के कम से कम 20 मिनट पहले खत्म कर लेना है, जो भी आपको लिक्विड लेना है, और तुरंत खाना खाने के बाद नहीं लेना है।
पानी बिल्कुल नहीं लेना है। खाना खाते समय अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप खाना चबा चबा के खाएंगे तो गले में अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी होगा नहीं ऐसा। अटकता तब है जब हमें 2 मिनट में खा के भागना होता है, गाड़ी छूट रही होती है, फ्लाइट छूट रही होती है। तो आप प्रयास करेंगे कि 45 मिनट से 1 घंटे के बाद ही पानी लें। उसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं। 45 मिनट में नहीं ले पाए तो 1 घंटे में ले लीजिए, 1.5 घंटे में ले लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार लेना है आप पानी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मीट एंड पोटैटो, कभी भी मीट के अंदर पोटैटो नहीं डालना चाहिए, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। एनिमल प्रोटीन को प्लांट प्रोटीन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। वो हमारे पूरे जूसेस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जो भी बाइल्स निकलते हैं पेट के अंदर सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा है मिल्क और ग्रीन टी कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। मिल्क तो हमने अवॉइड ही कर रखा है, आपको मिल्क नहीं लेना है। ग्रीन टी और मिल्क का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और इस तरह से एवमस्तु, आज की सभा यहीं समाप्त होती है।